Assalamu alaikum. Welcome to Recipe Talk. Recipe Talk is an high known initiative. ये एक ऐसी पॉडकास्ट सीरीज़ है जहाँ पे एक्सपर्ट पल्मोनोलॉजिस्ट से सांस से जुड़ी तकलीफ और बीमारियों के बारे में हम आपको आगाही फराहम करेंगे। आज हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर फैसल फयाज ज़ुबैरी, एचओडी पल्मोनोलॉजी, ओजा इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीजेस, डाउस हेल्थ साइंसेज, इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एज़मा क्या है और किस तरह से उसको डायग्नोस किया जा सकता है? देखिए जी, एस्थमा जो है इसको दमा का कहते हैं उर्दू में। ये एक सोजिशी बीमारी है जिसमें सांस की नालियों में तंगी, सोजिश और रतूबत की ज़्यादती होती है। और ये जो अमल है ये आम तौर पे एपिसोडिक है, यानी कभी ज़्यादा और कभी कम, और एक दिन के अंदर भी यानी दिन और रात में भी इसमें फ़र्क होता है, और इसमें सीज़न वाइज भी फ़र्क होता है। तो वेरिएशंस हैं दिन रात में भी, और जैसा कि मैंने कहा सीज़न वाइज भी है। तो सर, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि एक बंदे को कैसे पता चलता है कि उसको दमा हो गया है या फिर कोई मसला है सांस में? देखिए, इसमें जो बात शुरू होती है ज़्यादातर वो है कि सांस की नालियों में तंगी होना, सीज़न चेंज होने पे होना, रात के टाइम या अर्ली मॉर्निंग फजर के वक्त में ज़्यादा सांस में तंगी होना, एपिसोडिक नेचर होना। जैसे मैं बताया, हिस्ट्री होती है उसमें तो हमें वो बताते हैं कि हमारे ख़ानदान में भी इस तरह की बीमारी है, और बचपन से होना ज़्यादातर केसेस में, और एलर्जीज़ के साथ होना, नाक का बंद होना, नज़ला ज़ुकाम का होना। ठीक है, सर्दियों के मौसम में कोई भी आम खांसी जो है उसका हफ्ता या 10 दिन से ज़्यादा रहना, और वो फिर सीने के अंदर चले जाना, यानी फ्लू से स्टार्ट होना और फिर वो सीने में चले जाना। तो ये वो कुछ अलामतें हैं, और वो जो मरीज़ हमारे को बताते हैं, जो पॉइंट करते हैं कि ये जेंटलमैन या ये खातून जो है इनको एस्थमा या दमा हो सकता है। सर, अभी आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया एलर्जीज़ के साथ होना, तो फिर एलर्जीज़ को और एज़मा को किस तरह से डिफरेंशिएट कर? देखिए, चोली दामन का साथ है, एक दूसरे से जुदा पूरा करना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि एस्थमा में कई वैरायटीज़ हैं, उसको हमारी टेक्निकल ज़बान में फिनोटाइप्स कहते हैं। उसमें से जो एक मेजर वैरायटी है वो एलर्जी के साथ ही है, वो एलर्जी के बगैर वाला दमा भी होता है। ठीक है, तो अब एलर्जीज़ का जो है, मैंने अर्ज़ किया कि ज़्यादातर ये लोगों को ज़ुकाम, हे फीवर, इस तरह की जो सिम्टम्स हैं ये होते हैं, और फिर वो चीज़ें नेगलेक्ट होती हैं, काफ़ी अरसे तक ये मामला चलता रहता है। और फिर क्योंकि हम कहते हैं कि वन एयरवे वन डिजीज़, एक ये कंसेप्ट है कि नाक से ले के लंग के आखिरी हिस्से तक एक ही एपिथेलियम है, एक ही उसके ऊपर लाइनिंग है, और वो सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड है। तो मकसद ये है बात का कि ये टेक्निकल मैं नहीं करना चाह रहा, लेकिन बात ये है कि ऊपर से वन एयरवे वन डिजीज़, तो ये भी कंसेप्ट है। बिल्कुल सर। सर, अगर किसी पेशेंट को इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हों तो उसको कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, ये तो सबसे पहले जो हमने ये जो सिम्टम्स के साथ वो जाएगा भी, वो पहले अपने फैमिली फिजिशियन या जनरल प्रैक्टिशनर के पास ही जाएगा। आम नज़ला ज़ुकाम के साथ है, उसका काम है वो थोड़ा हिस्ट्री में देखा जाए कि भाई वो कितनी लंबी हिस्ट्री है, और फिर सवाल पूछने में, जैसे मैंने कहा कि उससे स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे कि क्या ये मुसलसल रहती है या आती जाती है। मकसद ये है कि क्या दिन और रात में उसके सिम्टम्स में फ़र्क होता है शिद्दत में या नहीं होता, किस टाइम पे ज़्यादा शदीद होती हैं, क्या सीज़न चेंज होने पे होता है कि बढ़ जाता है या नहीं बढ़ जाता, सर्दी के मौसम कैसा गुजरता है आपका, अच्छा गुजरता है या पूरे साल में सबसे ख़राब सांस में तकलीफ़ और दुश्वारी, जो वन ऑफ द मेन सिम्टम्स है कि सांस में दुश्वारी होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो वो क्या सर्दियों में ज़्यादा होती है, और क्या इसके साथ एसोसिएटेड एलर्जीज़ हैं और नहीं है, क्या आपके घर में कोई पेट्स हैं, पालतू जानवर हैं जिसके अंदर तोता, बिल्ली, कबूतर शामिल है। बिल्कुल सही। इसमें एक थोड़ा सा मुझे मौका दें, उसमें ये मैं कहना चाहता हूँ, अक्सर हम पूछते हैं जी तोता तो है लेकिन वो छत पे है, मैं छत पे नहीं जाती, ना उसको सफाई के लिए जाती हूँ उसके पिंजरे में, ना उसको खाना डालने। ये हमारे हिसाब से नेगेटिव फैक्टर नहीं है कि नहीं हो सकता, कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपका, हो सकता है छत से ऊपर गया, खिड़की से वापस वो जरा उसके सब जो एंटीजेंस हैं वो आप तक पहुंच सकते हैं। आपको बंदा गया, उसने पर यूं हिलाए, वो आपके जिस्म पे लगा, उसके कपड़ों पे लगा, वो लेके नीचे आ गया, 7वीं मंजिल से पहली मंजिल पे आ गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि छत पे होना या घर के बाहर होना, उस अराउंड कोर्टयार्ड में होना, उस सहन में होना भी
बाइस हो सकता है एलर्जी का। सर एज़मा होने का क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या वजूहत हो सकती हैं? देखिए, मैंने अर्ज़ किया कि वजूहात जो है कि सोजिशी बीमारी है, इसमें इंसाइटिंग एजेंट्स होते हैं, ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने ये अर्ज़ किए हैं, आपको बताया, पेट्स हैं, एलर्जेंस हैं। एलर्जेंस में मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, डस्ट माइट हैं, और हम कराची में अगर आप देखें कि ताल्लुक़ मेरा उस शहर से है, तो उसमें अपार्टमेंट्स हैं, क्लोज़ एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे लाल बेग भी देखा गया है कि ये एंटीजेंस के अंदर उसकी ट्रांसफ़र में और उसमें जो है शामिल है। सर क्या एज़मा जो है वो एक महलिक बीमारी है? हो सकती है, अगर कंट्रोल ना रहे तो कोई अटैक इतना शदीद हो कि लोग वेंटिलेटर पे जा सकते हैं और उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लंग फट सकता है, हवा भर सकती है, उसको हम नीमोथोरैक्स कहते हैं, या नीमोमीडियास्टर में अंदर की तरफ हवा भर जाए और ऊपर गर्दन तक चले जाए, हवा पूरी सबकुटेनियस टिश्यूज़ में बाहर फैल जाए, क्रेपिटस आता है, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, और वो डेथ भी हो सकती है। सर किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है दमे को? अर्ली रिकग्निशन, हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, दीज आर द मेन थिंग्स। मुआलिज का बहुत शार्प होना ज़रूरी है, उसी वक्त वो सिम्टम्स को देखे, ये आम नज़ला ज़ुकाम के सिम्टम्स नहीं है, क्योंकि ये रिकरिंग है, क्योंकि इनके ख़ानदान में भी है, क्योंकि ये परसिस्ट कर रहे हैं। तो ये वो बातें हैं जिसकी तरफ से उसमें हमें क्लूज़ मिलते हैं, इशारे मिलते हैं, जिसको वो पिक कर ले एक शार्प मुआलिज, और फिर उसको उसके हिसाब से उसको इन्वेस्टिगेट करे और फर्दर डिग करे। तो अर्ली डायग्नोसिस एंड देन अर्ली मैनेजमेंट और कंप्लायंस विद द मैनेजमेंट। मकसद ये है कि अक्सर ये भी देखा गया, हमने तो बता दिया, दमा का ट्रीटमेंट था, दवा ली, इन्हेलर लिए, आराम भी आ गया। अब वो फेमस सवाल है जो हर अक्सर दूसरा मरीज़ हमसे करता है, डॉक्टर साहब क्या सारी ज़िंदगी मुझे लेना पड़ेगा, क्या मैं इसकी आदी हो गई? ये दोनों बातें गलत। तो उसमें हमारा फेमस जवाब है, खाना आप रोज़ खाते हैं, आदी नहीं है, ज़रूरत। तो ज़रूरत और आदत का फ़र्क समझें। बिल्कुल सर, सेम आपकी बात से एक सवाल और, क्या जो दवाएं हैं वो एडिक्टिव होती हैं दमे? मैंने अर्ज़ किया कि एडिक्शन का वर्ड सही नहीं है, ज़रूरत का वक्त है। हाँ, ये ज़रूर है, कुछ दवाओं को अगर आप लें और प्रॉपरली डोज में ना लें और उसको प्री मैच्योरली छोड़ दें, तो उससे ज़ाहिर है कुछ रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है, लेकिन आमतौर पे ये इतना बड़ा इफ़ेक्ट नहीं हो पाता जब तक कि मरीज़ कंप्लाइंट रहे। सर क्या जो इनहेलर्स हैं जिनके बारे में अभी आपने बताया वो नुकसानदेह हैं? हरगिज़ नहीं, बहुत क्लियर बात करनी होगी हमें, बिल्कुल नहीं। मैंने इसके कोई आदी नहीं बनाते। मैं आपकी इसकी मिसाल ये दे सकते हैं कि कोई भी एक दवा है, ये इन्हेलर एक दवा बॉडी में दाखिल करने का तरीका है। दवा इंजेक्शन के ज़रिए भी जिस्म में दाखिल की जा सकती है, दवा नेबुलाइज के ज़रिए भी दाखिल की जा सकती है। एक ही सेम दवा की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके तरीके, इन्हेलर की ज़रूरत भी दी जा सकती है, टैबलेट की सूरत में भी दी जा सकती है, सिरप की सूरत में भी दी जा सकती है। हालांकि उन सब में फार्मूला एक ही होगा। तो ये सब, तो इन्हेलर का फ़ायदा ये है कि वो सिस्टमिक इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, यानी बॉडी के दूसरे, क्योंकि खून में जज़बियत जो है उसकी एब्जॉर्प्शन कम है, जब खून में कम होगी तो जिस्म के दूसरे अज़ा तक उसके असर होने में चांसेस कम है, लोकल एक्शन ज़्यादा है। अगर आपको आँख में कोई तकलीफ़ होती है तो आमतौर पे लोग आँख के कतरों से शुरू करते हैं, ये तो नहीं कि इंजेक्शन लगाने शुरू करो, एंटीबायोटिक IV चलनी शुरू हो भी सकती है, ज़रूरत हो सब किया जाता है, लेकिन फर्स्ट लाइन तो नहीं है आमतौर पे। बिल्कुल सर। आमतौर पे कान में कोई तकलीफ़ हो तो ये तो नहीं कि नहीं ये है कान में कतरे, तो अल्लाह ताला ने लंग में डायरेक्ट एक्सेस का एक ये खूबसूरत सा रूट दिया है जिसको इन्हेलर कहते हैं। इन्हेलर में कोई नशा नहीं। बिल्कुल सर। सर इन दी एंड आप कोई मैसेज देना चाहें? देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा आवाम के लिए कि अपनी आम नज़ला खांसी तो ठीक है, लेकिन अगर वो बार बार हो रही है, एलर्जीज़ हो रही हैं और सांस में तकलीफ़ हो रही है, या सांस की तकलीफ़ के साथ साथ सीने में दर्द या खून आने लग जाए, ये वो कुछ है, या बार बार रिकरिंग हो, फ़ौरन अपने किसी अच्छे मुआलिज से रजू करें और उससे पूछें, बल्कि पूछ भी सकते हैं कि भाई क्या मुझे दमा तो नहीं है, तो उसकी ये फ़ौरन तशख़ीस, बर वक्त इलाज और उसके साथ जुड़े रहना है जब तक कि मुआलिज आपको ना बोले कि आप इन्हेलर की डोज या इन्हेलर को चेंज करें या वो बंद करने का अगर मशवरा दे रहा है तो वो है, तो क्वालिफाइड बंदे के पास जाएं, नहीं हो तो
स्पेशलिस्ट जो कि चेस्ट का स्पेशलिस्ट है उस तक पहुंचने की कोशिश करें, अगर शुरू में आपकी चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा रही तो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत।